नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज के सेशन में कुल 3 सेशन रखे गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ट्रेनिंग कैंप का समापन करेंगे। ट्रेनिंग कैंप के 3 सत्रों को नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल संबोधित करने वाले हैं। अपने संबोधन में नितिन गडकरी बताएंगे कि जनता के लिए किस तरह से काम करना है, वहीं प्रकाश जावड़ेकर बताएंगे मीडिया के किस तरह से पेश आना है। खबर है कि आरएसएस के सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी सूरजकुंड में चल रहे बीजेपी वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं। वो बीजेपी के नए सांसदों को मंत्र देंगे। सुरेश सोनी का नाम व्यापम घोटाले में सामने आया है। इससे पहले ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को बयानबाजी के बजाय काम पर ध्यान देने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद व्यक्ति पर नहीं, मुद्दों पर बात करें। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच अच्छा व्यवहार करें, जिससे नई पीढ़ी आपसे सीख सके। पीएम बोले, विपक्ष और जनता की नजर आप पर है। पीएम मोदी ने सांसदों को ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने से दूर रहने की भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा समय बिताएं, साथ ही वो ऐसा काम न करें जिससे सरकार की किरकिरी हो। पीएम ने बीजेपी सांसदों से ट्रेनिंग कैंप की प्राइवेसी को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सांसद ट्रेनिंग कैंप की न ही फोटो खींचें और न ही वीडियो बनाएं। साथ ही सांसदों को मीडिया से बात न करने की भी नसीहत दी। इस ट्रेनिंग कैंप में कुल 11 सूत्र रखे गए हैं। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी सांसदों से 1,000 का शुल्क भी लिया गया है। ट्रेनिंग कैंप में रहने और खाने पीने का भव्य इंतजाम किया गया है, लेकिन सांसद शुद्ध शाकाहारी खाना ही खा पाएंगे। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहली बार सांसद बने मोदी दूसरे नवनिर्वाचित सांसदों को संसदीय प्रणाली की बारीकियां सिखा रहे हैं। हरिद्वार में साई विवाद पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मठ में आज एक अहम मीटिंग है। खबर है कि शंकराचार्य की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कई संत हिस्सा ले सकते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं पर दिए गए बयान के विरोध में साईं भक्तों ने हरिद्वार में गोविंद घाट पर स्नान किया। शंकराचार्य ने कहा था कि साईं भक्तों को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, जिसका साईं भक्त विरोध कर रहे हैं। दरअसल पहले साईं भक्तों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने की तैयारी की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बवाल होने की आशंका जाहिर करते हुए हर की पौड़ी पर स्नान रोक लगा दी, जिसके बाद साईं भक्तों ने गोविंद घाट पर स्नान किया। साईं बाबा और शंकराचार्य विवाद मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि वो खुद साईं को मानती हैं। मैं अपने आप को उस बात से विलप कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी। उमा भारती के इस बयान पर शंकराचार्य ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि उमा के गुरु उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। अब उमा बताएं कि वो सही हैं या उनके गुरु। उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य देकर ये दिखला दिया है कि वो कैसी सन्यासिनी है। के गुरु विश्वेश्वर तीर्थ, उनका परसों ही हमारे पास समर्थन में टेलीफोन दिखला दिया है कि वो कैसी सन्यासिनी है। के गुरु विश्वेश्वर तीर्थ, उनका परसों ही हमारे पास समर्थन में टेलीफोन आया था कि आपने जो कहा है ये सर्वथा उचित है और होना चाहिए। वो सत्य है कि वो भारतीय सत्य, वो इसका उत्तर दे। हालांकि उमा भारती ने शंकराचार्य और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उमा भारती ने कहा कि शंकराचार्य उनके पिता समान है और वो उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। साईं के समर्थन में उतरी केंद्रीय मंत्री उमा भारती को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उमा खुद को सनातनी धर्मी मानती हैं तो शंकराचार्य की कही बातें उन्हें माननी होंगी। वो कहती हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। अगर वो सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म के जो विधि निषेध हैं उनका पालन तो उनको भी करना होगा।
मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले में संघ नेताओं के एस सुदर्शन और सुरेश सोनी को बेदाग करार दिया। पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि घोटाले से पूर्व संघ प्रमुख और संघ नेता का कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, एमपी पुलिस ने घोटाले में इन दोनों के नाम आने को अफवाह करार दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर बोलने से बच रहे संघ नेता सुरेश सोनी ने शनिवार को चुप्पी तोड़ी। सोनी ने सुदर्शन और खुद का नाम उछाले जाने को सियासी बताया। सोनी ने कहा वो गलत काम की पैरवी ही नहीं कर सकते। इस मामले में सुरेश सोनी ने मीडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है, उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, यह कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। मीडिया ट्रायल या जजमेंट न देते हुए अदालत में केस चल रहा है। वहीं सुरेश सोनी ने घोटाले में पूर्व सरसंघ चालक के एस सुदर्शन के नाम उछाले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मेहर ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। सुदर्शन जी जैसे देश के लिए समर्पित जीवन का नाम घसीटना एक राजनीतिक डिजाइन ज्यादा लगता है। तो मेहर ने वक्तव्य दिया है कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दरअसल व्यापम घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के 2 बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। आरोपियों ने पूर्व सरसंघ चालक दिवंगत के एस सुदर्शन और सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी पर सिफारिश करने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने व्यापम घोटाले में आरएसएस के नेताओं का नाम आने पर चुटकी ली है। आजम ने कहा कि अगर अच्छे दिन आ गए हैं तो फिर इस तरह के घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं। वैसे हमें इस बात की हैरत है कि अच्छे दिन आने के बाद इस तरह के घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं। वैसे हमें इस बात की हैरत है कि अच्छे दिन आने के बाद इस तरह के घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं। ओडिशा में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा में लाखों भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ भक्त आगे बढ़ रहे हैं। आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में 6,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि यात्रा के हर रास्ते पर सेना और राज्य पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करेंगे। दरअसल प्रशासन की तरफ से उन्हें एक खत मिला है जिसमें यह कहा गया है कि वो अपने शिष्यों के साथ दर्शन करने न आया करें। प्रशासन के इस फरमान से वो नाराज हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी यात्रा को हरी झंडी दिखाते रहे हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत मंगल आरती से हुई। जमालपुर के 400 साल पुराने मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई, जो कि कई इलाकों से होकर गुजरेगी। बीजेपी नेता अमित शाह भी रथ यात्रा में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ मंदिर में विशेष आरती में हिस्सा लिया। इस बार मोदी के बगैर जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा शुरू होते ही जय रणछोड़ माखन चोर और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की के नारे गूंजे। रथ में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम सवार हैं। यात्रा के 18 किलोमीटर के सफर में भक्त उनके दर्शन कर सकेंगे। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रथ यात्रा के रूट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। वहीं यूपी के वाराणसी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की गई। काशी नगरी में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के साथ इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इसी के साथ बनारस में आज से 3 दिनों का मेला भी शुरू हुआ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज इराक संकट पर दिल्ली में खाड़ी देशों के राजनयिकों के साथ मीटिंग कर रही हैं। मीटिंग में सुषमा स्वराज के साथ विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद हैं। मीटिंग में इराक संकट पर खाड़ी देशों के राजनयिकों के साथ मंथन चल रहा है। इराक में गहराते संकट के बीच भारत ने अपने बंधकों को वहां से निकालने का काम तेज कर दिया है। भारत ने शनिवार को इराक के शांत इलाकों से 10,000 भारतीयों को निकालने के लिए 3 कैंप ऑफिस बनाए हैं। कैंप ऑफिस के अधिकारी उन जगहों पर जाएंगे जहां भारतीय नागरिक काम करते हैं। अगर वो वहां से निकलने के इच्छुक हैं तो उन्हें निकालने का वो इंतजाम करेंगे। उनकी यात्रा के लिए दस्तावेज के इंतजाम के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय उनके एयर टिकट का इंतजाम भी करेगा। गौरतलब है कि बहुत से भारतीयों के पासपोर्ट उनकी कंपनियों ने जब्त कर लिए हैं।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगवा 39 भारतीय सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास के कृत में फंसे 46 नर्सों के भी संपर्क में है। मंत्रालय ने नर्सों के कंपाउंड में धमाके की खबरों का भी खंडन किया है। इराक में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में आईएनएस मैसूर और अदन की खाड़ी में आईएनएस तरकश को तैनात किया। नेवी ने दोनों जंगी जहाजों के कप्तानों से अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो आईएनएस मैसूर और आईएनएस तरकश को इराक में फंसे लोगों को निकालने के अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा। इराक में हालात बिगड़ने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय इराक के अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं। उधर इराकी सेना ने सद्दाम हुसैन के गृहनगर तिकरीत से आईएसआईएस के आतंकियों को पीछे खदेड़ दिया है। इराकी विमानों और टैंकों की मदद से हजारों इराकी सैनिकों ने तिकरीत पर चारों ओर से हमला किया। सेना के हवाई हमलों में 60 से ज्यादा आतंकी मारे गए। चेन्नई में निर्माणाधीन इमारत के गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत के मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। ये इमारत 11 मंजिल बनाई गई थी। हादसा पुरौर के मुगालिवकम इलाके में हुआ। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक इमारत में काम चल रहा था। इसी दौरान ये अचानक ही भरभरा कर ढह गई। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। इमारत के 10 फ्लोर का काम खत्म हो चुका था। 11वीं मंजिल पर काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत गिर पड़ी। कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ राहत का बचाव कर रहे हैं। दमकल की 12 गाड़ियां और 100 से ज्यादा फायर फाइटर राहत और बचाव के काम में जुटे। बारिश को हादसे की एक वजह माना जा रहा है, लेकिन असल वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पहले मलबे में दबे लोगों को निकालना प्राथमिकता है। इमारत में फंसे लोगों में ज्यादातर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए मजदूर बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बयान में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो इस हादसे से बेहद में हैरान है। यूपी के बाराबंकी में निर्माणाधीन मकान गिरने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इससे पहले कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में भी बड़ा हादसा हुआ। यहां एक 4 मंजिला इमारत भरभरा के गिर गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इंद्रलोक में हुए हादसे को लेकर एनडीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। इनमें जूनियर इंजीनियर के कौशिक और असिस्टेंट इंजीनियर राम अवतार गोयल शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंद्रलोक इलाके का दौरा किया। केजरीवाल ने उस जगह का दौरा किया जहां इमारत गिरी थी। केजरीवाल ने इस हादसे के लिए एमसीडी और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाने पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने साफ किया कि मानचित्र से जमीन पर स्थिति नहीं बदल सकती। भारत ने जोर देकर के कहा कि अरुणाचल देश का अभिन्न हिस्सा है। अकबरुद्दीन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल उठा सकता है। ये प्रतिनिधिमंडल पंचशील की 60वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चीन में ही है। दरअसल चीन ने एक बार फिर अपना नया नक्शा जारी करके नए विवाद को जन्म दिया है। चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश और इस बार जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया। केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद चीन ने पहली बार ये विवादित नक्शा जारी किया है। दरअसल उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पंचशील समझौते की 60वीं सालगिरह के समारोह में हिस्सा लेने के लिए चीन में है। आज ही के दिन 1954 में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसमें शांतिपूर्ण संबंधों के लिए 5 सिद्धांतों का जिक्र किया गया था। लेकिन पंचशील सिद्धांतों को चीन धता बताता रहा। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक चीनी सैनिकों ने एक बार फिर भारतीय इलाके में घुसपैठ की। चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पंगोंग झील के पास भारतीय इलाके में घुसपैठ की और इस इलाके पर अपना दावा जताया। खबर के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बोट्स पगोंग झील के भारतीय हिस्से में 5.5 किलोमीटर अंदर तक घुस गईं। ये घटना 24 जून की है। इस झील का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में पड़ता है और चीन के नियंत्रण में है। खबर के मुताबिक हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स पर आए चीनी सैनिक 2 घंटे तक रुके रहे। बाद में भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस भेजा। ये पहला मौका नहीं जब चीनी सैनिकों ने ऐसा किया। अभी तक 12 बार चीनी और भारतीय सैनिक इस झील पर आमने सामने आ चुके हैं। विवादित पंगोंग झील पर कब्जे को लेकर चीन और भारत के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। 1962 की लड़ाई में इस झील को लेकर उठे विवाद की बड़ी भूमिका थी। अब इस झील में घुसपैठ की खबर ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा कि देश की जल और थल सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाए जिससे विदेशी ताकतों का सामना किया जा सके। लंबे वक्त तक असमंजस की स्थिति में रहने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। डीयू में 1 जुलाई से दाखिले शुरू हो जाएंगे। इससे ठीक एक दिन पहले 30 जून को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक और बड़ा फैसला किया। विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया कि इस साल से बीटेक और बीएमएस के कोर्स में दाखिले नहीं होंगे, लेकिन इन कोर्सों के छात्र क्या करेंगे ये साफ नहीं हो पाया। ऐसी खबर है कि स्टैंडिंग कमेटी पिछले साल बीटेक में दाखिला लेने वाले छात्रों को उनका पाठ्यक्रम जारी रखने का सुझाव देगी और बीएमएस के कोर्स को फिर से 3 कोर्स बीबीआई, बीबीएस और बीएफआईए में बांटा जा सकता है। डीयू में 4 साल का कोर्स खत्म करने के विरोध में बीटेक के छात्रों ने एक बार फिर मानव संसाधन विकास मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीटेक के छात्रों की पुलिस वालों से बहस भी हो गई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कहा है कि राहुल में शासन करने का टेम्परामेंट है ही नहीं। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था। दिग्विजय ने यह भी कहा कि राहुल का राजपाट में मन नहीं लगता और वो स्वभाव से शासक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल का स्वभाव उस व्यक्ति जैसा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। दिग्विजय ने गोवा के केबल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। दिग्विजय का बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल की नेतृत्व क्षमता को लेकर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय ने कहा है कि राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका संभालनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। बंगलौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर दिए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरह से दिखाया जा रहा है। दिग्विजय ने कहा कि उनका मतलब था कि राहुल अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न कि सत्ता पाने के लिए। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक रही कांग्रेस पर अब उसके सेक्युलर होने को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर नेता ए.के. एंटनी ने उठाए हैं। एंटनी ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम हुआ है। एंटनी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस खास समुदाय और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस सबके लिए समान नीति में विश्वास करती है, लेकिन लगता है हमारी नीति और सोच ठीक से कार्यान्वित नहीं हो सकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस, आइटम गर्ल और हाल ही में राजनीति में हाथ आजमा चुकी राखी सावंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई है। आरपीआई रामदास अठावले की पार्टी है और ये पार्टी एनडीए का हिस्सा है। आरपीआई की मेंबरशिप ग्रहण करने के बाद राखी सावंत ने कहा कि मुझे गरीबों के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट करूंगी। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से सोमवार को छोड़े जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-23 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। करीब 49 घंटे की उल्टी गिनती के बाद 30 जून को सुबह 9:52 पर इसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इस रॉकेट के जरिए 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा और अहम सैटेलाइट है स्पॉट-7 जो फ्रांस का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस प्रक्षेपण को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 20 सड़क पर आग का कहर देखने को मिला। रात के अंधेरे में एक स्कॉर्पियो धू-धू कर जलने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक चलती स्कॉर्पियो से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने पूरी स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के अमरोहा में सरेआम 2 लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूसों की बरसात करने लगे। आग ने पूरी स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के अमरोहा में सरेआम 2 लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूसों की बरसात करने लगे। घटना अमरोहा नगर पालिका की है। सफाई कर्मचारियों का एक गुट वेतन में बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठा हुआ था। दूसरे गुट के नेता ने धरने को गलत बताया। इसी को लेकर दोनों में विवाद और झगड़ा शुरू हो गया। यूपी के बहराइच में पुलिस का अलग ही चेहरा सामने आया। यहां अस्पतालों में अवैध वसूली को लेकर वर्दी वाले आपस में ही भिड़ गए। पंजाब के बरनाला में इलाज के दौरान 3 लड़कों की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। जालंधर के न्यू दिलबाग नगर इलाके में अपराधियों ने बीजेपी सांसद विजय सापला की मां से स्नैचिंग की।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बोरवेल के अंदर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। यूपी के पीलीभीत में एक महिला की पेड़ पर लटकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। गुजरात के भावनगर में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में बड़ा हादसा हुआ। शिप ब्रेकिंग यार्ड में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। अरुणाचल के 2 शहरों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने कहर बरपाया। ईटानगर और नाहरलागुन में लैंडस्लाइड से कई जगह आवाजाही बाधित हुई। अरुणाचल के नाहरलागुन, कारसिंगसा और दोईमुख एरिया में रास्ते सकरे हो गए हैं। गुवाहाटी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा दी है। ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी शहरों में जा घुसा है। असम में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी गुवाहाटी के भरलूमुख इलाके में हर तरफ पानी भरने से लोग दहशत में हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लोगों तक खाने का सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। असम के कार्बी आंग जिले में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई।